अब होता बेसिकली क्या है कि जब ये कोई जरासीम, चाहे वो वायरस है, चाहे वो हमारे पास बैक्टीरिया है, या इस तरह को कोई भी जो इन्फेक्शियस पार्टिकल है जो निमोनिया को काज कर सकता है, जब वो हमारे फेफड़ों तक जाता है, वो हमारे एल्वोलाई तक पहुंचता है, तो उसकी वजह से इरिटेशन काज होना शुरू हो जाती है। और उस इरिटेशन को खत्म करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारा इम्यून सिस्टम वहां पे इन्फ्लेमेशन काज करता है, उस एल्वोलाई में या उस जगह में इन्फ्लेमेशन काज करता है, साथ में म्यूकस की प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाती है। अब ये हमारा प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस है। तो उस इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे जो लंग्स हैं, वो जो हमारे फेफड़े हैं, वो थोड़े से सूज जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सूज जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारे पास उस बैक्टीरिया को प्रॉपर हमारे इम्यून सिस्टम कॉप नहीं कर पाता, और उस वजह से हमारे अंदर निमोनिया काज हो जाता है, हमारे एल्वोलाई के अंदर पानी भर जाता है, म्यूकस भर जाता है। अगर हमारे लंग्स के कोई टिश्यूज मर रहे हैं तो वो उसमें जमा होना शुरू हो जाते हैं, और इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाता है? निमोनिया हो जाता है। तो अब उस निमोनिया के सिम्टम्स क्या है, क्या क्या निशानियां हैं? तो याद रखना, इसके मतलब निमोनिया एक ऐसी चीज है ना जिसको बड़ी मुश्किल से डायग्नोज भी किया जाता है, और इसके सिम्टम्स वेरी करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें सिम्टम्स बहुत ही कम शो होते हैं लेकिन उनको निमोनिया हुआ होता है, और कुछ लोग जिनको बहुत सारे सिम्टम्स, स्वेयर टाइप के सिम्टम्स जो है वो शुरू हो सकते हैं। तो फिर सिम्टम्स के हवाले से ये माइल्ड टू स्वेयर पे जाएगी, मतलब आम सिम्टम्स से लेकर बड़े अजीब अजीब से सिम्टम्स जो है वो रूनुमा हो सकते हैं ड्यूरिंग द निमोनिया। उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है? हाई फीवर, बहुत तेज बुखार होता है। कितना तेज बुखार होता है? 102 टू 105 फ़ारेनहाइट, 102 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट की जो हमारे पास बुखार है वो हो सकता है। ठीक है, और ये कई दिनों से होता है, मतलब ये नहीं कि अभी थोड़ी देर पहले था और उसके बाद खत्म हो गया। ये होता है, लगातार होता है, और कई दिन होता है। तो सबसे पहली निशानी बहुत तेज बुखार होता है, हाई फीवर होता है। उसके बाद थकन होती है, लाजमी बात है, अगर बुखार हो रहा है तो उसके बाद थकन भी है, फटीग है, जो हड्डियां हैं वो दर्द कर रही है, थकन सी होती है जिस्म में, टायर्डनेस है। उसके बाद हमारे पास एक और बड़ी निशानी है, साइनोसिस। अब ये क्या बोला है? साइनोसिस बेसिकली क्या है कि लाजमी बात है, हमारे एल्वोलाई है, हमारे वो जो गैसियस एक्सचेंज के जो स्ट्रक्चर्स हैं, वहां पे पानी भर गया। क्या भर गया? पानी भर गया है। तो पानी भरने की वजह से ये, या वहां पे हमारे पास फ्लूइड है, वहां पे पीप हुआ पड़ा है, वो अपना काम नहीं कर पा रही। तो होता क्या है कि जो ऑक्सीजन उधर जाती है, वो ऑक्सीजन उसको पास आउट नहीं कर पाती, वो ऑक्सीजन ब्लड में सही से शामिल नहीं हो पाती। तो उसकी वजह से हमारे जो बाकी ऑर्गन्स हैं, हमारे जो बाकी टिश्यूज हैं, हमारे जो बाकी जिस्म के पार्ट्स हैं, उनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलती। और जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलती तो हमें हो जाती है साइनोसिस। अब साइनोसिस क्या है कि खास तौर पर हमारी जो स्किन है, या फिर हमारे जो नेल्स हैं, ठीक है, हमारे स्किन्स हो गए, हमारे नेल्स हो गए, और या हमारे होंठ हैं, लिप्स हैं, ये तीनों मैं नाम लिख लेता हूं। क्या क्या? साइनोसिस को अगर हम बात करें तो स्किन, नेल्स या लिप्स, इन तीनों जगह पे क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम मिल रही है तो यहां पे ये थोड़े से ब्लूइश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ब्लूइश हो जाते हैं। तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज होता है, होंठों का रंग थोड़ा सा चेंज होता है, वो ब्लूइश हो जाते हैं, वो थोड़े से हमारे पास क्या हो जाते हैं? आसमानी टाइप के हो जाते हैं, उनका रंग उड़ जाता है, वो पिंक नहीं रहते या वो रेड नहीं रहते। इसी तरह स्किन है, वो थोड़ा ब्लूइश हो जाता है, हमारे जो नाखून है उनमें हमारे पास उसका रंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उधर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो ये जो हमारे पास सिम्टम है इसको बोलते हैं साइनोसिस, और ये भी निमोनिया के ही एक सिम्टम है। उसके बाद सांस फूल जाती है, क्योंकि लाजमी बात है, हमें अगर फेफड़ों में कोई भी हमारे पास कोई मसला हो तो हमारे सांस को मसला होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, हमारा सांस फूलेगा, और हम प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहे होंगे, क्योंकि हमारे लंग्स जो है वो क्या हो रहे हैं? वो एक कराहट से गुजर रहे हैं, वो एक दर्द से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाएगी तो हमारे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी उसकी एक निशानी है। उसके बाद सिम्टम एक और है, स्वेटिंग। हमें अब ये स्वेटिंग भी हो सकती है, चिलिंग भी हो सकती है, दो ऑपोजिट काम है। या तो बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होगा, ठीक है, हालांकि ना इतनी गर्मी होगी, हो सकता है सर्दियां भी हों, और लेकिन हमें पसीना आ रहा हो, तो वो भी निमोनिया की एग्जांपल है। या फिर चिलिंग है, हद से ज्यादा सर्दी लग रही होगी, तो ये भी निशानी किसकी हो सकती है? निमोनिया की।
उसके बाद हमारे चेस्ट या एब्डोमिनल पेन, मतलब हमारे सीने में दर्द हो रहा होगा या हमारी पेट वगैरह में दर्द हो रहा होगा, भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपिटाइट जिसको बोलते हैं, एनोरेक्सिया जिसको बोलते हैं, तो हमारे पास वो भूख जो है वो हमें नहीं लग रही होती। और उसके बाद खास तौर पर ये जो 65 प्लस ये जो बूढ़े लोग हैं, उन वो कंफ्यूजन में रहते हैं, वो कोई सही सी बात सोच नहीं पाते, हमें समझ भी नहीं आ रही होती कि वो क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे। वो अल्ले तलल्ले जो है ना वो कर रहे होंगे, कि मतलब कभी एक बात कर रहे होंगे, फिर उस अब उनको भी पता नहीं होगा, दूसरी बात शुरू कर देंगे। तो वो हमारे पास क्या है कि जो उनका मेंटल स्टेट है वो चेंज हो जाता है, वो कंफ्यूजन स्टेट में चले जाते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि वो बोल क्या रहे। तो ये तो थे हमारे पास ऐसी कुछ सिम्टम जो कि एडल्ट में होती है, मतलब बड़े लोगों में होती है, लेकिन नमूनिया ज्यादातर होता है छोटे बच्चों में। तो अब छोटे बच्चे ना तो बोल पाते हैं ना एक्सप्रेस कर पाते हैं कि मेरे इधर दर्द है या मेरे इधर दर्द है, तो उनमें फिर क्या सिम्टम्स हमें देखनी है। तो उसके लिए ये सारी सिम्टम्स हो सकते हैं, मतलब फीवर भी होगी, टायर्डनेस होगी, वो हमारे पास रेस्टलेसनेस होगी, कभी पाँव मार रहा होगा, हाथ मार रहा होगा, रो रहा होगा, वो सारी चीजें। लेकिन इनके अलावा क्या निशानियां हो सकती हैं जो कि निमोनिया को डिटेक्ट करेंगी? तो उसमें हमारे पास क्या है, वॉमिटिंग, बच्चे हद से ज्यादा जो है उल्टियां कर रहे होंगे, कभी खाया पिया नहीं और उसके बाद उल्टी कर दी, वॉमिट करना, तो ये इसकी बहुत बड़ी निशानी है। उसके बाद जो उनकी सांस है, जो ब्रीथिंग है वो रैपिड हो जाती है, वो जल्दी जल्दी छोटे छोटे सांस लेगा। अब ये क्या है, रैपिड ब्रीथिंग है, या हार्ट रेट उसका ज्यादा हो जाना, तो ये भी निशानी है हमारे बच्चों में कि निमोनिया है। क्या है, निमोनिया है। फिर एक ये है कि ग्रंटिंग साउंड, ग्रंटिंग साउंड क्या होगी कि जब वो सांस ले होंगे तो उनके सांस लेने की आवाज आ रही होगी। अब ये जो खराटे नहीं, वो जो ग्रंटिंग साउंड है, वो जो उनकी साउंड का जो वॉइस है, वो जो हमारे पास ब्रीथिंग वॉइस जो है, जब वो सांस लेते हैं तो उसमें अजीब सी एक आवाज आ रही होगी, जैसे उनके नाक जो है वो बिल्कुल बंद हुआ पड़ा, ऐसी उसमें एक साउंड आ रहा होगा, तो उसको बोलते हैं ग्रंटिंग साउंड। तो वो एक बड़ी निशानी है कि बच्चे को निमोनिया है, उसको सांस नहीं सही से नहीं आती। उसके बाद एक बहुत बड़ी निशानी है कि जो क्या है, डिक्रीज अमाउंट ऑफ पी। डिक्रीज अमाउंट ऑफ पी का मतलब क्या है कि जो बच्चे हैं वो हद से कम हमारे पास पेशाब करते हैं और बहुत थोड़ा पेशाब कर रहे होंगे, उनके पेशाब में भी थोड़ी बहुत चेंजिंग आई होगी, लेकिन वो जो पेशाब है वो बहुत कम कर रहे होंगे, तो वो भी इसकी निशानी है। और उसके बाद हद से ज्यादा रोना, दैट वो भी हमारे पास क्या है, निमोनिया की ही एक निशानी है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो निमोनिया काज कर सकते हैं। अब मसला यह है कि इस निमोनिया के अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो उसको डायग्नोस कैसे करना, इसकी तशखीस कैसे करनी है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये निमोनिया ही है? तो याद रखना, एक ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो हर दूसरी तीसरी बीमारी में हो सकते हैं। क्या है, जो हर दूसरी तीसरी बीमारी में हो सकते हैं। तो इसको वैसे ही सिम्टम्स से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि हमारे पास ये निमोनिया है या नहीं है, तो उसके लिए प्रॉपर टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या किया जाते हैं, प्रॉपर टेस्ट। तो डायग्नोस्टिक मेथड में अगर हम आए तो डायग्नोस्टिक मेथड में हमारे पास क्या है, कुछ टेस्ट है जो कि परफॉर्म किए जाते हैं। उनमें सबसे पहला टेस्ट क्या है, एक्सरे है। आपके सीने का एक्सरे लिया जाता है। क्या लिया जाता है, एक्सरे लिया जाता है। तो वहां पे फिर पता चलता है कि यार कोई मसला है, कोई पस जमा हुई है कि नहीं हुई, उस तरीके से उसको डायग्नोस किया जाता है। या फिर सीटी स्कैन किया जाता है, अगर 3D मॉडल लेना हो सीने का तो उसका सीटी स्कैन किया जाता है। इस तरीके से हमारे पास आर्टीरियल ब्लड गैस, क्या है, आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट या एबीजी टेस्ट इसको बोलते हैं। आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट क्या होता है कि आपकी रिस्ट की जो आर्टरी है, उस आर्टरी से खून लिया जाता है, फिर उस खून में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को देखा जाता है कि वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, पूरी है कि नहीं, नॉर्मल है कि नहीं। तो अगर वो नॉर्मल है तो इट्स मीन कि अभी लंग्स प्रॉपर काम कर रहे हैं, अगर वो नॉर्मल नहीं है तो इट्स मीन कि उसमें कोई मसला है। तो वो जो ऑक्सीजन जो है हमारे पास आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट है उसमें उसको देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको ऑक्सीमेट्री एक हमारे पास एक और मेथड है, लेकिन उससे अच्छा हमारे पास आर्टीरियल ब्लड क्या होता है, गैस टेस्ट मेथड होता है। इसके अलावा ब्रोंकोस्कोपी की जा सकती है कि वो एक कैमरा सा जो है, जैसे एंडोस्कोपी की, इसी तरह ब्रोंकाई के अंदर एक कैमरा सा कैथेटर सा एंटर किया जाता है और फिर देखा जाता है कि ब्रोंकाई या इस तरह की चीजें साफ हैं या नहीं है। तो वो भी हमारे पास डायग्नोस्टिक मेथड में आ जाता है। उसके बाद अगर हम बिलफर्ज निमोनिया है तो निमोनिया को ट्रीट कैसे करना, ठीक है, तो निमोनिया को ट्रीटमेंट का अगर मेथड देखें तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी चीज उसको काज कर रही है।
बिलफर्ज वायरल निमोनिया है, वायरस की वजह से। तो अगर वायरस की वजह से निमोनिया है तो उसके लिए तुम पूरी जिंदगी भी एंटीबायोटिक्स खा लो, वो ठीक नहीं होगा ऐसे ही एंटीबायोटिक्स की वजह से। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है, ना कि वायरस के खिलाफ। तो फिर अगर वायरल निमोनिया है तो ज्यादातर तो वो खुद ही खत्म हो जाता है, 2-4 हफ्तों में खुद ही वो वायरल निमोनिया जो है खत्म हो जाता है। अगर फिर भी उसका इलाज ही करवाना है तो एंटीवायरल ड्रग्स जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। इसी तरह अगर बैक्टीरियल निमोनिया है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जाएंगी, और अगर कोई फंगल डिजीज है तो उसके लिए फिर एंटी फंगल हमारे पास जो दवाइयां हैं वो दी जाएंगी। तो ट्रीटमेंट में ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं। क्या क्या हमारे पास कि हम एंटीवायरल यूज कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं और एंटी फंगल यूज कर सकते हैं। ये बात हो गई। अब ये एंटीबायोटिक्स से एक बात जहन में आई और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो बात हमें डिस्कस करनी चाहिए थी। जो टाइप्स ऑफ निमोनिया है वो चीज इधर देख लो, इससे पहले कि वो फिर से जहन से निकल जाए, उस चीज को देख लो। हमारे पास ये जो HCAP था, ठीक है, हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया या वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया या हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, ये तीनों जो टाइप्स थे, इन तीनों टाइप्स ये बड़ी खतरनाक और बहुत डेंजरस टाइप्स होती हैं। क्यों? क्योंकि ये हॉस्पिटल वगैरह से आती हैं, तो वहां पे जो माइक्रोब्स होते हैं वो ज्यादातर होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट माइक्रोब्स। कौन से? ऐसे माइक्रोब जिन पे आम एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। मैं एक मिसाल देता हूं, जैसे निमोनिया काजिंग एक बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया? स्टेफिलोकोकस ऑरियस। स्टेफिलोकोकस ऑरियस। अब ये जो बैक्टीरिया, अगर ये हॉस्पिटल वगैरह, या ये बहुत जालिम एक बैक्टीरिया है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन चुके हैं और ये बहुत बड़ी टेंशन है इसको। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के टॉपिक में किसी दिन डिस्कस करेंगे, जहन में रखना, ये काफी जगह आप लोगों के काम आने वाला है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस, अब ये निमोनिया काजिम बैक्टीरिया है, लेकिन ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। किस एंटीबायोटिक है? मेथिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसके खिलाफ ये रेजिस्टेंट है। तुम जितनी भी एंटीबायोटिक्स मेथिसिलिन से रिलेटेड लो, लेकिन स्टेफिलोकोकस ऑरियस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि स्टेफिलोकोकस ऑरियस ने वो मैकेनिज्म्स अडॉप्ट कर लिए हैं जिस मैकेनिज्म के बेस पे मेथिसिलिन पहले उनको मार रहा था। तो ये हमारे पास स्टेफिलोकोकस बन जाता है MRSA, मरसा। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में कुछ और जहन में आ रहा हो या ना आ रहा हो, एक मरसा लिख देना, बहुत आपके फायदा देगा। क्या है? मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस। तो ये हमारे पास HCAP, VAP या HAP, इस तरह के हमारे पास जो हॉस्पिटल रिलेटेड इन्फेक्शंस है, एक्वायर्ड इन्फेक्शंस है, उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें ये वाली चीज हो सकती है। और ये एक ऐसी चीज है, अगर बिलफर्ज हमारे अंदर मरसा है, मरसा की वजह से निमोनिया काज हो रहा है, तो आम एंटीबायोटिक्स या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करेंगी, क्योंकि वो जो जिसकी वजह से निमोनिया हो रहा है वो बैक्टीरिया उन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंट है। वो जो बैक्टीरिया है उसके खिलाफ उस तरह की एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं कर रही। ठीक है। इसके एक और एग्जांपल है इथ्रोसिन। एक और हमारे पास एग्जांपल है, एंटीबायोटिक का नाम सुना होगा, गले के इन्फेक्शन के लिए बहुत ज्यादा यूज होती है, इथ्रोसिन। अब वो इथ्रोसिन पहले बहुत अच्छे तरीके से काम करती थी, लेकिन अब उसके अब वो इथ्रोसिन प्रॉपर हर किसी के लिए काम नहीं करती। जो बंदा पहले किसी एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्राइब, मतलब एंटीबायोटिक्स नहीं ले रहा, उसके लिए तो अच्छे से काम कर लेती है, लेकिन आम हालात में अब वो चीज सही से काम नहीं करती। लेकिन उसकी जगह अब थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन आ रहा है एथ्रोसिन का, एजोएथ्रोसिन के नाम से। तो अब वो क्या है कि इसका मतलब, ये मैं फिर चला गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट में, लेकिन वो क्या है, हमारे को जो बैक्टीरिया है ये वक्त के साथ साथ जो दवाइयां हैं उनके खिलाफ खुद को इंप्रूव कर रहा होता है, खुद को अपडेट कर रहा होता है। जो दवाइयां उस बैक्टीरिया पे पहले काम करती थी अब वो उस पे काम नहीं कर रही, क्योंकि उन बैक्टीरिया ने अभी अपने जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको इंप्रूव किया और अब वो बैक्टीरिया जो दवाइयां हैं वो नाकारा हो गई है। तो ये भी हमारे पास अभी याद आया था कि ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स से ये चीज भी याद आई, जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, तो बता दी। वैसे इसका टॉपिक से रिलेशन है भी और नहीं भी, तो अपनी मर्जी है, करो या ना करो। फिर चलते हैं ट्रीटमेंट में तो हो गई किस तरह की सारी चीजें हैं। अगर उनमें डिहाइड्रेशन हो गई है तो उसको फिर इंट्रावेनस फ्लूइड, मतलब IVF जो है वो ड्रिपों के जरिए और बोतलों के जरिए उसमें
तुम लोग उसका पानी पूरा कर सकते हो, उसमें जिस चीज की कमी है वो भी पूरी कर सकते हो। तो ये सारे हमारे पास ट्रीटमेंट्स डिफरेंट मेथड्स हैं निमोनिया के, ठीक है, तो उस पर अडेप्ट कर सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास आखिरी टॉपिक बच जाता है कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ निमोनिया क्या है। मतलब अगर निमोनिया को प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो उसकी वजह से और क्या क्या मसले पैदा हो सकते हैं। निमोनिया इटसेल्फ तो है ही मसला, लेकिन अगर इसको प्रॉपर ट्रीट ना किया जाए तो और क्या क्या मसले पैदा हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर निमोनिया को प्रॉपर ट्रीट ना किया जाए तो निमोनिया बहुत ज्यादा फैटल हो जाता है, बहुत ज्यादा मोहलिक हो जाता है, मार देने वाली बीमारी ये बन जाती है, जानलेवा बीमारी ये बन जाती है, क्योंकि इस निमोनिया की वजह से और कई कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती है, जैसा कि ARDS है। क्या है हमारे पास? ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसको पूरा लिख लेता हूं। क्या है हमारे पास? ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब ये एक बीमारी है। इस बीमारी में बेसिकली होता क्या है कि हमारे जो एल्वोलाई है उन एल्वोलाई में पस जमा हो जाती है, उसमें पीप जमा हो जाती है, और उस पीप के जमा होने की वजह से उन एल्वोलाई के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती। तो फिर जैसे जैसे ही एल्वोलाई में पीप बढ़ना शुरू हो जाती है, हमें ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना शुरू हो जाती है। हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको अगर प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलना शुरू कर दे तो उसकी वजह से ऑर्गन फेलियर वगैरह भी हो सकता है, हमारे पूरे गुर्दे खराब हो सकते हैं, हमारे पूरे लंग्स फेफड़े खराब हो सकते हैं, पूरे एक लोब खराब हो सकते हैं, या कोई और ऑर्गन खराब हो सकते हैं, जस्ट ड्यू टू ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और अगर हम गौर करें तो निमोनिया में भी बेसिकली एल्वोलाई का ही इंफेक्शन हो रहा है, तो अगर उसको प्रॉपर ट्रीट ना किया जाए तो ये कॉम्प्लिकेट होके किधर चला जाएगा? ARDS की तरफ चला जाएगा। तो उसके बाद प्लूरल इफ्यूजन हो सकती है। प्लूरल इफ्यूजन क्या है कि हमारे जो फेफड़े हैं, इन फेफड़ों के बाहर एक क्या होती है हमारे पास? प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। ये जो प्लूरल कैविटी है, सबसे पहले स्किन है, उसके नीचे प्लूरल मेम्ब्रेन्स है, उसके नीचे लंग्स होते हैं। तो ये जो दो प्लूरल मेम्ब्रेन्स है, आउटर और इनर, इनके दरमियान प्लूरल फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फ्लूइड होता है कि इसकी वजह से हमारे फेफड़े प्रॉपर रिलैक्स भी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, उनको प्रॉपर स्पेस भी मिल रही होती है। फिर अगर कोई झटका वगैरह लगता है तो वो ज्यादातर वो फ्लूइड की वजह से उसको एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, उस शॉक को, और हमारे फेफड़े जो है वो इंटैक्ट रहते हैं, वो हमारे पास प्रोटेक्टिव रहते हैं। तो अगर वो उस फ्लूइड में, मतलब वो फ्लूइड हद से ज्यादा हो जाए, वो जो हमारे पास देखें इधर, ये हमारे पास लंग्स थे, ठीक है, लंग्स है, इसके बाहर हमारे पास प्लूरल मेम्ब्रेन है, और इनके बीच हमारे पास क्या है? प्लूरल फ्लूइड है। तो अगर ये प्लूरल फ्लूइड हद से ज्यादा होना शुरू हो जाए तो क्या होगा? तो भी हमारे जो लंग्स हैं वो प्रॉपर ना रिलैक्स कर पाएंगे, ना कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे, और हमें सांस का मसला होगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। क्या बोलते हैं? प्लूरल इफ्यूजन। और वो लाजमी बात है, अगर निमोनिया की वजह से हमारे जो एल्वोलाई है उसमें पानी भर रहा है या जो भी है, तो वो पानी किसी तरीके से लीक आउट होके प्लूरल मेम्ब्रेन में आ सकता है, और प्लूरल मेम्ब्रेन में आने की वजह से हमें प्लूरल इफ्यूजन भी हो सकती है। उसके बाद एक और कॉम्प्लिकेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया है ये क्या है? बैक्टीरिया का मतलब होता है कि जब कोई इंफेक्शियस बैक्टीरिया उस इंफेक्शन वाली जगह से निकलकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में, हमारे खून में शामिल हो जाए, तो फिर वो खून के जरिए पूरी बॉडी में फैल जाता है, वो वहां से निकलकर कई जगहों पे हमारे पास इंफेक्शन कॉज कर सकता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बैक्टीरिया। इसको क्या बोलते हैं कि जब कोई पैथोजन हमारे ब्लड में हो तो वो हमारे पास क्या है? बैक्टीरिया है। और इस बैक्टीरिया की वजह से सेप्सिस का मसला हो सकता है। अब सेप्सिस क्या है कि अब ब्लड है, उस ब्लड के अंदर बैक्टीरिया है, तो वो ब्लड पूरी बॉडी में फैल रहा होता है, तो वो इम्यून सिस्टम कभी हमारे जिगर में एक्टिवेट हो रहा होगा, कभी हमारे गुर्दों में एक्टिवेट हो रहा होता है, कभी हमारे स्किन में एक्टिवेट हो रहा होता है, कभी हमारे दिमाग में एक्टिवेट हो रहा होता है, कभी हमारे गले में, कभी थायराइड में, कभी स्टोमक में। हर जगह पे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एब्रप्ट बिहेवियर शुरू कर देता है, हर जगह एक्टिवेशन उसकी शुरू हो जाती है, और इसकी वजह से कई ऑर्गन फेलियर्स का मसले जो है वो भी पेश आ सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, जब एब्रप्टली हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होता जा रहा हो तो उसको सेप्सिस बोलते हैं, और वो सेप्सिस भी हमारे पास कॉम्प्लिकेशन हो सकती है किसकी? निमोनियल इन्फेक्शन की। उसके बाद क्या है? लंग एब्सेसिस।
लंग एब्सेसिस क्या होता है? लंग एब्सेसिस में बेसिकली क्या है कि जो हम बिलफर्ज हमारे पास ये लंग है और इसके ये कुछ टिश्यूज है जिनमें इन्फेक्शन है। तो ये जो इन्फेक्शियस टिश्यूज है, इस इन्फेक्शियस टिश्यूज में नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है? नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस क्या है? एक्सीडेंटल डेथ, सेल डेथ। क्या हमारे सेल्स जो है वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो वो जब वो सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं तो वो सेल्स, वो पीप, वो पस, वो डेब्रिस, वो पानी, वो फ्लूइड और वो बैक्टीरिया, वो सारी चीजें क्या है, वो इन लंग्स की कैविटीज को भरना शुरू कर देते हैं। इन लंग्स की कैविटी में पस की फिलिंग शुरू हो जाती है और डेब्रिस की फिलिंग शुरू हो जाती है ड्यू टू नेक्रोसिस ऑफ द सेल। उस सीन को बोलते हैं लंग एब्सेसिस और ये भी हमारे पास फैटल है। तो ये सारी हमारे पास कॉम्प्लिकेशन निमोनिया की वजह से हो सकती है। ठीक है, इनके अलावा भी और कई बातें हैं निमोनिया के लिए, लेकिन आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। तो होप सो कि निमोनिया के बारे में काफी सारी बातें को एक ही लेक्चर के अंदर सीखने और देखने का मौका मिल गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।